आपको स्पॉट राउंड का भी डेटा दिखाऊंगा, स्पेशल राउंड का भी डेटा दिखाऊंगा। जो डेटा आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा वो आपको एसटीबीसी में मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो फीस देखना तो जरूरी है। क्योंकि देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा आप कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम आरओआई जरूर देखिए कि कॉलेज आपको कितना रिटर्न दे रहा है। इनके यहाँ लास्ट ईयर लगभग 87% बच्चे प्लेस्ड हो गए और मीडियन सैलरी 18 लाख थी। जबकि 2023 का डेटा देखोगे तो मीडियन सैलरी 23 लाख थी, जो कि बहुत बहुत हाई है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं और कूदने लगते हैं कि मैं फलाने प्राइवेट कॉलेज में हूं, जबकि अपने ब्रांच में भले घंटा का प्लेसमेंट ना हो, है ना। तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले हर एक पैरामीटर को चेक करिए। को इसके आंकड़े को, इसके स्टैट्स को कंपेयर कराता हूं एनआईटी दिल्ली की स्टैट्स से। एनआईटी दिल्ली ने जो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि हमारे यहाँ से कंप्यूटर साइंस में 72% बच्चे प्लेस हुए हैं और सीएससी का इन्होंने एवरेज पैकेज 18 लाख दे रखा है। इनका एवरेज पैकेज देखो और इनका एवरेज पैकेज देखो, और कितने बच्चों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिला था तो 537, और 6 मंथ की इंटर्नशिप इनके यहाँ टोटल 250 बच्चों को मिली थी, और 157 बच्चे ऐसे थे इनके यहाँ से जिनको कोई ऑफर नहीं मिला था। सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसकी कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 25 लाख है। आरओआई के मामले में बात करोगे तो जबरदस्त रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। और खास बात यह है कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत टॉप की परसेंटाइल नहीं लेके आने की रिक्वायरमेंट है। लाइक की जैसे कि अब 25 लाख का एवरेज पैकेज मान के चलो मोस्टली टायर 1 के कॉलेजों में ही आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको टायर 1 की एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर टायर 1 के कॉलेजों में एडमिशन चाहिए तो बहुत रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी एनआईटी नहीं है जो 99 परसेंटाइल से नीचे वालों को कंप्यूटर साइंस दे रही होगी जिनका एवरेज पैकेज मोर देन 25 एलपी है। ये बात फैक्ट है, मिला के डेटा देख लेना। लेकिन इस कॉलेज में 50,000 से लेके 1 लाख रैंक तक वालों को भी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, और नीचे की ब्रांच तो बहुत बहुत लो रैंक तक मिली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 3 से 4 लाख रैंक, 5 लाख रैंक पर भी आराम से एडमिशन हुआ है। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है और बिल्कुल हल्ला गुल्ली नहीं करना है। शांति से इस वीडियो को देखो। अगर आप गर्ल हो तो एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील कि भैया कॉलेज तो जबरदस्त है, सेफ्टी भी बहुत बढ़िया है और प्लेसमेंट की तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिस लो रैंक तक कॉलेज एडमिशन दे देता है इससे बेहतर ऑप्शन और कोई हो भी नहीं सकता आपके लिए, आई कैन गारंटी। चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं। आईजीडीटीयू के बारे में और सब कुछ बताऊंगा मैं। इनफैक्ट आपको स्पॉट राउंड का भी डेटा दिखाऊंगा, स्पेशल राउंड का भी डेटा दिखाऊंगा। जो डेटा आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा वो आपको एसटीबीसी में मिलेगा। बाकी इस कॉलेज के रिगार्डिंग, इस कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके संदीप भैया आंसर जरूर करेंगे। तो चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके बच्चों पार्टी, देखो अगर बात करूं बतौर यूनिवर्सिटी तो बतौर यूनिवर्सिटी इसको 2013 में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था। और इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है लगभग 70 एकड़ का देखने को मिल जाता है। आई नो कि कैंपस थोड़ा सा आपको छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो एस्टेब्लिश काफी पहले ही हो गया था एज ए इंस्टीट्यूट, लगभग 1998 में। एंड इट वाज द फर्स्ट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली। दिल्ली का पहला गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर मैं बात करूं उसके बाद एज ए इंस्टीट्यूट 2002 में ये जीजीएस आईपीयू के अंदर आ गया, और आफ्टर दैट 2013 से यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने के बाद से ये जैक दिल्ली के अंदर है। तो अगर आपको अभी इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। पहले पार्ट था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। मैं ऑलरेडी जीजीएस आईपीयू पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, कितने कॉलेज उसके अंदर आते हैं, किस रैंक तक एडमिशन होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। जो लोग दिल्ली से हैं या जो लोग दिल्ली से नहीं भी हैं उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार इतने लो रैंक तक भी एडमिशन होता है। हम कितने मूर्ख हैं, हमें काउंसलिंग ही कराने नहीं आती है। हम इधर उधर भागते हैं और हमें एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं मिल पाता, एग्जैक्ट फिगर ही नहीं मिल पाता है कि किस कॉलेज को हमें टारगेट करना चाहिए। क्योंकि लो रैंक आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग एडमिशन ले पा रहे हैं क्योंकि दे हैव अ गुड इंफॉर्मेशन। और इस वीडियो में आईजीडीटीयू के बारे में सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी के मामले में आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कश्मीरी गेट है, और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो आईजीआई एयरपोर्ट है। दिल्ली में एक ही एयरपोर्ट है ऑब्वियसली, और बस स्टॉप से भी बहुत नजदीक है। तो बच्चियों को जाने के लिए ज्यादा परेशानी इस कॉलेज में नहीं होती है। अगर मैं इस कॉलेज के एग्रेडिगेशन की बारे में बात करूं तो देखो, एनबीए ने इसके किसी ब्रांच को एग्रेडिगेट नहीं किया है, ना ही टायर 1 में ना ही टायर 2 में। मैंने इसको चेक किया था, जो डेटा मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग नैक से इनको ए ग्रेड मिला हुआ है। और अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं, जो एमएचआरडी हमारी रैंक निकालती है, उसमें ये 150 से 200 के बीच लाई करने वाला कॉलेज है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। अगर आपको बेटा यहां एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन में देखने के बाद, जेई मेन में उससे पहले तो आपको लड़की होना पड़ेगा, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। जेई मेन देने के बाद से आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल जैक की काउंसलिंग में बैठिए, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में बैठिए और जैक दिल्ली की काउंसलिंग कराइए, वहां से आपका यहां पर एडमिशन हो जाएगा। अब जैक की काउंसलिंग में बैठने के लिए मैं ऑलरेडी आपके साथ आपको बता चुका हूं कि मिनिमम आपका 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, और अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हो तो 50% से भी काम चल जाएगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो भी 50% से भी काम चल जाएगा। मिनिमम आपका जो बोर्ड में परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएट पीसीएम का, दैट शुड बी 60%। अब बात करते हैं क्या क्या यहां पर कौन कौन सी यहां पर ब्रांचेस हैं और कितनी सीटें हैं। तो अगर आप ब्रांच की बात करोगे तो कुछ ब्रांचेस नई भी हैं और कुछ ब्रांचेस काफी पुरानी हैं। कंप्यूटर साइंस, सीएस विथ एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआईएमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल प्लस एमबीए। जो 6 साल का कोर्स है दैट इज द मैकेनिकल प्लस एमबीए, ड्यूअल डिग्री कोर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। एंड दीज आर द इनटेक ऑफ दिस कोर्सेज। टोटल लगभग मोटा मोटी 1041 सीटें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी अभी के टाइम में। इन सीटों पर इस बार एडमिशन होने वाला है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि जब भी हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो फीस देखना तो जरूरी है, क्योंकि देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा आप कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम आरओआई जरूर देखिए कि कॉलेज आपको कितना रिटर्न दे रहा है और कॉलेज में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो बीटेक का कोर्स है, ड्यूअल डिग्री का कोर्स वही है, एमएई प्लस एमबीए वाला एक ही कोर्स है, बाकी में तो ड्यूअल डिग्री है ही नहीं। जो बीटेक का कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में आपको लगभग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बाकी ईयर्स में आपको 1,37,500 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा लगभग 10-12 हजार बढ़ जाता है, और उसके नेक्स्ट ईयर भी 10-12 हजार बढ़ जाता है। तो लगभग पहले साल में आपको 1,37,000 फीस आपको देनी पड़ेगी पहले एंड सेकंड ईयर में। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल फीस यहाँ पर लगता है 1,46,000। तो अगर आप टोटल फीस की बात करो कि इस कॉलेज में आप एक साल में कितना इन्वेस्ट कर दोगे, तो मोटा मोटी मान के चलो 1.5 और 1.5 लगभग 2.5 से मिनिमम 3 लाख आप इस कॉलेज में एनुअली इन्वेस्ट करने वाले हो। अच्छा घबराना मत, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी होती हैं, तो बच्ची स्कॉलरशिप भी ले सकती है अगर थोड़ा पढ़ने में अच्छी है या फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियली वीक है, तो स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप उतना आसान नहीं होता है जितना कि फी वेवियर टाइप का जो आईआईटीज एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में होता है। सॉरी ट्रिपल आईटीज में तो होता ही नहीं, आईआईटीज और एनआईटीज में होता है, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज में तो जो फीस का स्लैब है वो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो वहां तो ट्यूशन फीस पूरा का पूरा माफ कर दिया जाता है। 1 से 5 के बीच में है तो ट्यूशन फीस 2/3 माफ कर दिया जाता है, और 5 लाख से अगर ज्यादा का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है या आपके पेरेंट्स की एनुअली इनकम 5 लाख से ज्यादा का है, तब वो लोग पूरा का पूरा ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं। आईआईटी में भी लगभग 3 लाख प्लस आपको फीस देखने को मिल जाएगा एनुअली। लेकिन वहां पर थोड़ी सी रिलायबिलिटी है कि बच्चा अगर थोड़ा सा गरीब है, इनकम सर्टिफिकेट का अगर कम का बनवा पा रहा है तो फिर फीस से मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी आपको मोटा मोटी इतना मान के चलना पड़ेगा, इतना तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट की। तो पहले प्लेसमेंट शुरू करने से पहले हम लोग एनआईआरएफ डेटा को देखते हैं। ये वो डेटा है जो एमएचआरडी को इन लोगों ने दिया था। अब एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है, तो एनआईआरएफ डेटा के अनुसार पिछले 3 साल में कितने बच्चे इनके यहां से ग्रेजुएट हुए हैं और उनमें से कितनों की जॉब लगी है, और कितने बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए हायर स्टडीज के लिए गए हैं, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एमटेक हो या फिर पीएचडी के हो। क्योंकि आपको पता है बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी बच्चा कर सकता है, एमएस कर सकता है, एमबीए कर सकता है, एमटेक कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है, वो कुछ भी कर सकता है हायर स्टडीज में। परसेंटेज प्लेसमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मीडियन सैलरी भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब देखो यहां मैं देखता हूं दिल्ली के लोगों को, इनके पास 2 बड़ा क्वेरी रहता है कि सर मेरी बेटी को एनआईटी दिल्ली भी मिल सकती है, एनआईटी दिल्ली में थोड़ी सी लो ब्रांच मिल रही है, लेकिन आईजीडीट्यू में सीएससी या टॉप की ब्रांच मिल रही है, मैं क्या करूं। तो पहले तो तुम एनआईआरएफ डेटा देखो। एनआईआरएफ डेटा के अनुसार इनके यहाँ लास्ट ईयर लगभग 87% बच्चे प्लेस्ड हो गए और मीडियन सैलरी 18 लाख थी, जबकि 2023 का डेटा देखोगे तो मीडियन सैलरी 23 लाख थी, जो कि बहुत बहुत हाई है। इसको तुम कंपेयर करो, क्योंकि देखो पेरेंट्स आईजीडीटीयू को डीटीयू या एनएसयूटी या ट्रिपल आईटी दिल्ली से नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी दिल्ली इज फॉर बेटर देन आईजीडीटीयू। लेकिन यहां पर पंगा थोड़ा सा फंस जाता है कि यहां लो ब्रांच मिल रही है, यहां अच्छी ब्रांच मिल रही है, कहां जाऊं। तो तुम इसको ट्रिपल आईटी सॉरी एनआईटी दिल्ली से जब कंपेयर करोगे ना, एनआईटी दिल्ली का सरकारी आंकड़ा है, मीडियन सैलरी इनकी 15.5 लाख के आसपास ही है।
तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी ब्रांच के प्लेसमेंट को उठा के तुम इसके साथ कंपेयर कर लो एंड यू विल नो कि भाई सिर्फ एक ब्रांड को अगर हटा दिया जाए तो IGD2 का प्लेसमेंट जबरदस्त चल रहा है। अगर मैं बाकी प्लेसमेंट्स की बात करूं, मैं एक आपको डेटा दिखा देता हूं ब्रांच वाइज, क्योंकि देखो हमने मीडियम सैलरी देख ली कि चलो मेरे कॉलेज की मीडियम सैलरी 18 लाख है, बहुत बढ़िया कूद रहे हैं। लेकिन मान लो मैं चला गया ऑटोमेशन एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, MAE ब्रांच में चला गया, तो आप MAE का डेटा देखो ना कि MAE में क्या चल रहा है, MAE में कितने स्टूडेंट थे, कितने प्लेस्ड हुए, कितनों की मीडियम सैलरी लगी। मान लो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की के भी स्टैट्स को देखो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं और कूदने लगते हैं कि मैं फलाने प्राइवेट कॉलेज में हूं, जबकि अपने ब्रांच में भले घंटा का प्लेसमेंट ना हो, है ना। तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले हर एक पैरामीटर को चेक करिए। आपने मीडियम सैलरी देख ली, ठीक है, आप अपने ब्रांच की देखिए, अपने ब्रांच की मीडियम सैलरी, अपने ब्रांच का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, और आपकी ब्रांच में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं और कौन कौन सी फ्रीक्वेंटली आ रही है, ताकि 4 साल बाद आपको भी एक नौकरी मिल सके। ऐसा ना हो कि भैया बेरोजगार बैठे हैं 12-15 लाख लगा के। तो चलो, ये डेटा है कि कौन सी ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ये डेटा ये है, हर एक ब्रांच का मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, और कौन सी ब्रांच से कितने बच्चों की इंटर्नशिप लगी है। तो देखो इंटर्नशिप में तुम्हें बड़ा कम देखने को मिलेगा कि भैया CSU में CSE AI में 74 में से मात्र 43 लोगों की इंटर्नशिप लगी है, और ECAI में 74 में से मात्र 23 लोगों की इंटर्नशिप लगी है। तो भाई इंटर्नशिप का मामला ऐसा है कि NIT इलाहाबाद में भी सबकी इंटर्नशिप नहीं लग रही है, IITs में भी सबकी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। मोस्ट प्रॉब्ली 40 to 50% बच्चे ही एज अ इंटर्न, मतलब 40 to 50% बच्चों को ही एक अच्छी पेड इंटर्नशिप मिल पाती है। वो फर्जी वाले इंटर्नशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसमें बोलते हैं कि अच्छा ठीक है फ्री की इंटर्नशिप करा दूंगा, या बहुत सारी स्कीम चलते हैं कि चलो हम इंटर्नशिप करा दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग करा दे रहे हैं, तो फ्री का आपसे काम भी करवाते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट करवाते हैं, और उसकी कुछ खास वैल्यू भी नहीं होती, आप कुछ ज्यादा सीख भी नहीं पाते हो। तो मैं पेड इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं जहां आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पेड इंटर्नशिप, अच्छा खासा स्टाइपेंड की इंटर्नशिप मिलना आज के टाइम में बहुत सारे टायर 1 के कॉलेजों में भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब बात करते हैं यार देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो एक एक ब्रांच का मैं आपको दिखाते चलता हूं और आप इसको समझते चलिएगा। जैसे CSE विद AI में लास्ट ईयर 73 बच्चे थे, जिसमें से 56 बच्चे प्लेस्ड हो गए और 18 बच्चों की 6 मंथ की इंटर्नशिप लगी थी। तो स्टूडेंट और प्लेस्ड स्टूडेंट का अगर मैं रेशियो देखूं कि कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो लगभग 76% बच्चे प्लेस्ड हो गए। CSE में टोटल 188 बच्चे थे, जिसमें से 145 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और हाईएस्ट सैलरी 56 लाख की लगी थी, किसमें, एडोबी में। और यहां पर AI में हाईएस्ट सैलरी लगी थी AWS में 52 लाख की, और AI का भी एवरेज सैलरी 22 लाख है, और CSE का भी एवरेज सैलरी आपको 25 लाख देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी एवरेज सैलरी है। मैं अब आप एवरेज सैलरी से ही कंपेयर करो, तो इसका एक कॉम्पिटिटर कॉलेज है NIT दिल्ली। मैं आपको इसके आंकड़े को, इसके स्टैट्स को कंपेयर कराता हूं NIT दिल्ली के स्टैट से। NIT दिल्ली ने जो ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे डाल रखा है कि हमारे यहां से कंप्यूटर साइंस में 72% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और CSE का इन्होंने एवरेज पैकेज 18 लाख दे रखा है। इनका एवरेज पैकेज देखो और इनका एवरेज पैकेज देखो। उसके अलावा इन लोगों ने बाकी EEE डिपार्टमेंट में 62% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और 13 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रखा है। EC में 15 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रहा है, और कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए उसका भी डेटा में दिखा दिया। मतलब देखो 72% का मतलब हुआ कि अगर इस ब्रांच में 100 बच्चे थे तो 72 बच्चे प्लेस्ड हुए, बाकी बच्चे अनप्लेस्ड रहे। तो इसके डेटा को आप IGD2 के डेटा से कंपेयर करो एंड यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लियरिटी कि भाई किस तरीके का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है। देखो गर्ल्स कॉलेज होने का एक फायदा भी है, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि भाई हर कॉलेज में मेल फीमेल का एक थोड़ा सा समन्वय बना रहे, कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बना रहे, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर बनना चाहिए, तभी ऑफिस में मन लगता है, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ओके, अगर मैं बात करूं CSE AI और CSE का, तो ये आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो IT में भी हाईएस्ट सैलरी 52 लाख की गई थी और एवरेज सैलरी 20 लाख है, और EC में हाईएस्ट सैलरी एडोबी में 56 लाख का गई थी, और एवरेज सैलरी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 19 लाख के आसपास है, और सबका परसेंटेज प्लेसमेंट मैंने यहां पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं MAE, है ना। तो MAE में जो हाईएस्ट सैलरी लगा था वो OLX में 32 LPA पर लगा था, और 39 बच्चे 6 मंथ की इंटर्नशिप लिए थे, और 96 में से 64 लोगों की जॉब लगी थी, परसेंटेज प्लेसमेंट 66% का, और एवरेज सैलरी आपको MAE में थोड़ी कम देखने को मिलेगी, जो कि 8 से 9 LPA 8.5 LPA का है। बाकी सब में आपको 15-20 से कम एवरेज सैलरी देखने को नहीं मिलेगी, और एक खूबसूरती है इस कॉलेज का। अब MAE ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल में थोड़ा सा तो है, मेरी एक सीनियर IIT गुवाहाटी में थी, वो यहीं से पढ़ी थी, और उन्होंने मैकेनिकल में ही बीटेक किया, बाद में आके हमारे IIT गुवाहाटी से मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद मर्सिडीज
इस बेंच में उनकी जॉब लगी थी। ठीक है, तो मैं तो बहुत सारे ऐसे लड़कियों को जानता हूं जो IGD2 में हैं, IGD2 से पास आउट हो चुकी हैं और बहुत अच्छे वर्क प्रोफाइल पे हैं, और लड़कियों के लिए मेरे को सेफर कॉलेज लगता है। बाकी कितनी कंपनीज कौन से ईयर में आई हैं आप यहां पर डेटा देख सकते हो कि 2024 में मैक्सिमम कंपनीज आई थी 135, 23 में 128, 22 में 116। तो रिसेशन के टाइम में भी अच्छी बात ये थी कि रिसेशन के टाइम में भी IGD2 से प्लेसमेंट हो रहे थे। बाकी सारी की सारी टॉप कंपनीज में आपको जाने का मौका यहां से मिल सकता है, गूगल, एडोबी, सेल्सफोर्स, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, एटलांसियन, है ना। तो देयर आर ए लॉट ऑफ कंपनीज जहां बच्चों को जाने का मौका मिलता है, और इनके बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो ऑलरेडी यहां प्लेस्ड हैं, और एज अ इंटर्नशिप के लिए भी बहुत सारे हर साल बच्चे एज अ इंटर्न इन टॉप की कंपनीज में जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। बाकी के जो थोड़े से पुअर लोकेशन पे कॉलेजेस है ना, आप उनकी इंटर्नशिप का डेटा निकालना। पहली बात तो इंटर्नशिप मिलना ही, एक पेड इंटर्नशिप मिलना, अच्छी खासी मिलना, एक खुद आज के टाइम में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उनका तुम डेटा निकालना, देखना कि इन टॉप के कंपनीज में कितने बच्चे जा रहे हैं, और जो कॉलेजेस थोड़ा सा दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, वहां पर डेटा निकालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, लोकेशन का तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, बच्चों के सोचने के तरीके पर। एक्सपोजर जब अच्छा मिलता है तो बच्चे का ग्रोथ भी उसके अकॉर्डिंग होता है। इन्वायरमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दिल्ली में इंजीनियरिंग का इन्वायरमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब चूंकि नोएडा सेक्टर भी एक तरीके का हब है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हब है, तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा खासा फायदा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलना, इंटर्नशिप मिलना आर क्वाइट इजी एज कंपेयर टू अदर। ओके, तो लगभग लास्ट ईयर यहां से 20% के आसपास बच्चे कितने क्या रहे थे, अनप्लेस्ड रहे थे, और कितने बच्चों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिला था, तो 537, और 6 मंथ की इंटर्नशिप इनके यहाँ टोटल 250 बच्चों को मिली थी, और 157 बच्चे ऐसे थे इनके यहाँ से जिनको कोई ऑफर नहीं मिला था। बाकी डेटा आप देख के समझ सकते हो, मोटा मोटी डेटा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टॉप की कंपनीज की कौन कौन सी आई थी और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। देखो, ये है FTE मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का ऑफर, और ये PPO लगती है थर्ड ईयर में। जब बच्चा इंटर्नशिप करने जाता है तो कंपनी को लगता है कि यार ये बच्चा ठीक है, तो उसको PPO दे देती है कि ठीक है यार, तुम मेरे कंपनी में ही आ जाना। तो जब आप कहीं इंटर्न करते हो और अगर आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, कंपनी को लग रहा है कि ये इंटर्न हमारे काम का है, तो आपको थर्ड ईयर में ही PPO दे देगी। एक तरीके से आपकी जॉब हो गई फिक्स थर्ड ईयर में। इसको बोलते हैं PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब ये है FTP, ये फाइनल ईयर में होती है, जब कंपनियां आती हैं हमारे कैंपस में, कंपनीज आती हैं, और फाइनल ईयर में होती है ये चीज कि कंपनी हमें ऑफर कर रही है एम्प्लॉयमेंट को। ओके, तो अब देखो माइक्रोसॉफ्ट में इनके यहाँ एक लास्ट ईयर 41 बच्ची, 2024 का डेटा मैं बता रहा हूँ, 2023-24 बैच का 41 बच्चों ने इंटर्नशिप की थी, जिसमें से 31 को PPO मिल गया। PPO रेट देख रहे हो बेटा, 41 में 31 को PPO मिल गया। अगर मैं JP मॉर्गन की बात करूं तो इसमें से 21 बच्चों ने इंटर्नशिप की थी, 18 को PPO मिला, और 18 बच्चों को फाइनल ईयर में फुल टाइम की एम्प्लॉयमेंट मिली थी। और उसके अलावा डेटाटॉय आई थी। डेटाटॉय में इनके यहाँ से 44 कैंडिडेट्स गए थे, सिटी बैंक में 17 कैंडिडेट गए थे, और एडोबी में 22 बच्चों की इंटर्न लगी थी और 6 बच्चों को PPO मिला। कॉलेज से एडोबी किसी को नहीं ले गई, देखो यहाँ से FTP पे फुल टाइम में फाइनल ईयर में किसी को नहीं ले गई, लेकिन ये जो हाईएस्ट PPO मुझे लग रहा है जो गया था 56 LPA का, वो इन्हीं बच्चों का था जिनको जो एज ए इंटर्न ज्वाइन हुए थे, और थर्ड ईयर में उनको PPO मिल गया। थर्ड ईयर खत्म होते होते PPO मिल गया। बाकी कौन कौन सी टॉप की कंपनीज ने फुल टाइम ऑफर किया फाइनल ईयर में आकर, कौन कौन सी कंपनीज में यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप करने गए और कितनों को PPO मिला, एंड ऑल द थिंग्स, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। मॉर्गन स्टैनली हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, वीजा हो गया, गोल्डमैन सैक्स में 7 बच्चे इंटर्नशिप के लिए गए थे, 8 लोगों को यहाँ PPO मिला। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीजें हुई थी, मतलब कितनी कंपनीज थी और कितने लोगों को ऑफर मिला, कितने लोगों को कंपनी पहले से प्री प्लेसमेंट ऑफर देकर रखी हुई थी। टॉप की कंपनीज का डेटा है, आप यहां से देख सकते हो। ओके, बाकी इनके मेजर रिक्रूटर्स ऑलमोस्ट सारी टॉप की कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, सैमसंग हो, एडोबी हो, अमेजॉन हो, ऑप्टम हो। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, मतलब बच्चे के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है जॉब पाने का, बस बच्चे के अंदर स्किल होना चाहिए। आपकी बच्ची वहां जाके रगड़ के मेहनत करे। देखो यार, पढ़ाई की तो बात अब मैं क्या ही करूं, हर जगह एफर्ट हमेशा बच्चे को खुद से लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज आपको घोल के पिलाने वाला है। ये थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है कि कहीं फैकल्टी ज्यादा अच्छी होती है, कहीं फैकल्टी थोड़ा कम होती है, लेकिन अल्टीमेटली भाई करना सबको खुद से ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनीज में बैठने का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएंगी, कॉलेज में अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको प्लेसमेंट के पूरे मामले को ही समझा दिया। अब बात करते हैं एडमिशन कैसे होगा सर। तो एडमिशन के लिए मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं, आपको बेटा JEE मेन देना पड़ेगा। JEE मेन के बाद जैक दिल्ली की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जैक दिल्ली की काउंसलिंग
में लास्ट ईयर टोटल 5 नॉर्मल राउंड हुए थे, एक स्पॉट हुआ था और एक स्पेशल स्पॉट हुआ था। इसमें बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है, 4-4 5-5 लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना रहती है। इसमें भी लो रैंक तक एडमिशन होता है, पर ज्यादातर फायदा दिल्ली वालों का होता है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर 85% सीट उन बच्चों के लिए रिजर्व है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से 12th किए हैं। बाकी 15% सीट बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर के लिए है। अब किसका क्या कट ऑफ जाता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फायदा दोनों को है, दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा फायदा है, ये बात फैक्ट है। अब जैक दिल्ली की काउंसलिंग क्या है और कैसी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि 85% सीट उन बच्चों के लिए जो दिल्ली से हैं, जिनका होम स्टेट दिल्ली है। बाकी रेस्ट 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरा जाएगा। उसमें भी जो 85% सीट है उसमें भी 27% जो सीट है, दिस इज नॉट पीडब्ल्यू, दिस इज द ओबीसी सीट, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, 7.5% एसटी के लिए रिजर्व्ड है और 15% एससी के लिए रिजर्व्ड है। और बाकी डिफेंस का भी अच्छा 5% रिजर्वेशन है। डिफेंस में प्रायोरिटी लगता है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। इस पे मैं इसके बारे में यहां अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब जैक दिल्ली की काउंसलिंग शुरू होगी। क्योंकि डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और डीईएसयू, इन पांचों कॉलेजों की जो काउंसलिंग होगी ना, वो जैक दिल्ली के थ्रू होगी। जैक दिल्ली के काउंसलिंग के ट्रिक्स एंड हैक्स मैं उस टाइम बताऊंगा। अभी आप ये जानो, जितने लोगों का रिजर्वेशन है उनको जबरदस्त फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन से जिसका जितना ज्यादा रिजर्वेशन उसका उतना लो कट ऑफ, सिंपल बात है। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड रिजर्वेशन। जो बच्चे सिंगल गर्ल हैं, सिंगल गर्ल मतलब कि मस्ट बी सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसका ना तो कोई भाई हो ना तो कोई सिस्टर हो, ट्विन सिस्टर हो तो चलेगा। ऐसी बच्चियां जो अपने माता पिता की इकलौती बच्ची हैं, उनके लिए बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि हर ब्रांच की 2 सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व्ड है। और कई बार ऐसा होता है ना कि सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली सीट भी नहीं भरती है, मिलती ही नहीं है, तो उस केस में बड़ा लो रैंक चला जाता है। ये भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का रैंक बड़ा लो चला जाता है। तो जो लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, भैया आप मस्ट अप्लाई करना। मतलब जो बच्चियां अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची हैं, आपकी जुड़वा बहन हुई तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप इकलौती हैं तो डेफिनेटली आप क्या करिए, अप्लाई करिए। अब बात करते हैं एसटीबीजी के बारे में। तो देखो यार, जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता है हर साल मैं देखता हूं कि बच्चे अपने रैंक को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सपर्ट की सलाह अपने जीवन में एक बार अवश्य लें। बिकॉज अगर आप एक्सपर्ट की सलाह नहीं ले रहे हो, खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है, आप खुद को अपडेटेड नहीं रख पाते हो, या फिर आप कॉलेजों के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाते हो। आप ये भी नहीं डिफरेंस कर पाते हो कि आपको आपके रैंक पे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। कई बार बहुत सारे बच्चे सीएससी के चक्कर में बहुत लो कॉलेज ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे अच्छे कॉलेज के चक्कर में बड़ी बेकार ब्रांच ले लेते हैं जहां कोई प्लेसमेंट ही नहीं हो। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको हमेशा किसी एक्सपर्ट काउंसलर से बात करनी चाहिए। और अगर आप एक्सपर्ट काउंसलर की तलाश में हैं तो योर संदीप भैया इज हियर। बच्चों पार्टी, आप अगर जैक दिल्ली की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो बहुत नॉमिनल फीस लगती है, पूरे मार्केट में सबसे कम प्राइस पे अपन लोग करते हैं। और अच्छी बात है कि अपने टीम में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आईआईटीएन है। तो आईआईटीएन्स आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड वी नो ईच एंड एवरी रूल्स रेगुलेशन एंड वी हैव द स्टेट्स ऑफ द कॉलेजेस की कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। सो आज की जो पीढ़ी है ना, दैट इज द वेरी एडवांस एंड यू शुड ट्राई टू कंसल्ट जो लोग ऑलरेडी इस काम को कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी आईआईटीज, एनआईटीज, डीटीयू टॉप के इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं या वहां के एलुमनाई से कंसल्ट विद देम एंड वी आर हियर, आवर टीम इज डेडिकेटेड फॉर दैट। अगर आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, मात्र आई थिंक 1500 या 2000 चार्ज है, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग तक हम लोग करके देते हैं। तो इतने कम पैसे में इतना अच्छा सजेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो तो वी आर गोइंग टू गिव यू अ पर्सनल काउंसलर। आप कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, कभी भी व्हाट्सएप करो ऑफिस टाइम में, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई, यू कैन कंसल्ट विद अस। और अच्छी बात तो ये कि हम आपकी चॉइस प्रेफरेंस बना के देंगे, चॉइस फिलिंग हम ही करवा देंगे। और आपको कभी करियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आया तो यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी ऑल्सो ऑन अ जूम मीटिंग। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर काउंसलिंग में समस्या है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया मेरे रैंक पे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो आप आज ही फोन उठाइए, घुमाइए और एसटीबीजी में लगाइए। डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है हम सजेस्ट करेंगे। अब जिसकी रैंक बहुत ही खराब हो तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, है ना। जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, ये हमारा नारा है। अब बात करते हैं यार कट ऑफ की। तो देखो यार, वैसे इसकी कट ऑफ को तुम एक बार एनआईटी की कट ऑफ से, एनआईटी दिल्ली के कट ऑफ से चेक कंपेयर करो एंड यू विल फाइंड कि भाई एनआईटी की सीट, होम स्टेट वालों की बात करूं
या अदर स्टेट वालों की बात करूं, एनआईटी में तो बड़ा लो रैंक तक, मतलब एनआईटी दिल्ली में तो बड़ा खराब मामला चल रहा है। कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 18,000 के अंदर बंद हो जाती है, और अदर स्टेट वालों के लिए 10,000 के अंदर ही बंद हो जाती है। कौन सी? कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर सेम बात मैं यहां पर बात करूं ना, अगर मैं आईजीडीटी के कंपेयर करूं, मैंने ये जो रैंक लिख रखा है ना बेटा, सीआरएल रैंक है कंप्यूटर साइंस, जीएनडी मतलब होता है दिल्ली, जनरल दिल्ली, एडब्ल्यूएस दिल्ली, ये होम स्टेट दिल्ली रीजन का कट ऑफ है, ये आउट स्टेट का अदर स्टेट वालों का कट ऑफ है। रैंक सीआरएल मैंने यूज किया है, मैं सीआरएल के भी यहाँ पे बता रहा हूं। अब देखो जनरल में जो बच्चा है उसको सीएससी इन लोगों ने होम स्टेट को 53,000 रैंक तक दिया है, और जबकि एनआईटी दिल्ली 18,000 रैंक पे बंद कर दिया था, सोचो। और जो एआई ले रहा है उसको 45,000 पे एआई बंद कर दिया गया। और बाकी अगर ओबीसी को देखो तो ओबीसी वालों को तो एआई 1,76,000 रैंक तक मिला था, और सीएससी 1,92,000 रैंक तक मिला था। भाई क्या डेटा यार, कितनी लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है दिल्ली वालों को, कितने लो रैंक तक। बाकी अदर स्टेट में ओबीसी को 42,000 रैंक पर एआई बंद हो गया था, और सीएससी 41,000 रैंक पर बंद हो गया था। जनरल 25,000 रैंक, जबकि एनआईटी दिल्ली मात्र 10,000 रैंक पर अपनी सीएससी क्लोज कर रही थी, ये 25,000 रैंक पे जाके अपनी सीएससी क्लोज की थी, और सीएससी विद एआई 28,000 रैंक पर जाके अपनी सीएससी क्लोज की थी। और एससी एसटी का तो कोई टेंशन ही मतलब यार, एससी एसटी का तो ये देखो लगभग एसटी का 9 लाख, सॉरी 8,09,995, मतलब 8,99,000, मोटा मोटी 9 लाख रैंक तक एसटी का एडमिशन हुआ है। एससी का एडमिशन 3 लाख रैंक तक, 3 से 4 लाख रैंक तक हुआ है। एआई में राउंड 5 का डेटा दिखा रहा हूं बेटा। अब तुम सोचो दिल्ली वालों को कितना फायदा है भाई, कितना फायदा है। बाकी के ब्रांचेस का मैंने डेटा तुमको दिखा दिया है। एससी को 13 लाख रैंक, भाई 13 लाख तो बच्चे बैठे थे, उसमें से भी एससी वाली कैंडिडेट को 13 लाख रैंक पर एडमिशन मिल गया, मतलब 13 लाख समथिंग बैठे थे, और 13,49,000 पर एडमिशन मिल गया। तो तुम देखो कितने लो रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल रहा है जो लोग दिल्ली से हैं। लेकिन जो लोग बाहर के हैं भाई उनको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट को अगर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन भी लेने हो तो 50,000 के अंदर ही बंद हो गया था। लेकिन घबराओ मत बेटा, अगर तुम आउट स्टेट के हो ना, तो तुम स्पॉट में और स्पेशल स्पॉट में ट्राई करो, क्योंकि 50,000 के बाद भी स्पॉट और स्पेशल स्पॉट में आराम से एडमिशन हुआ था। स्पॉट में मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को भेजा था, एंड दे गेट एडमिशन इन आईजीडीट्यू, जबकि उनकी रैंक 50,000 से बाहर थी। सिवा सिंह कि भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, बहुत लो रैंक पर मिल गया, तो तुम टेंशन मत लो बच्चा पार्टी। ओके, ये मैं स्पॉट राउंड का दिखा रहा हूं कि देखो स्पॉट राउंड में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं, आउट स्टेट के लिए भी और होम स्टेट के लिए भी। तो दिस इज द, और देखो लास्ट ईयर सिंगल गर्ल चाइल्ड की दोनों में 2 सीट थी और दोनों खाली थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले देखो हर ब्रांच में 2 सीट होती है ना, सिंगल गर्ल चाइल्ड की अब देखो सिंगल गर्ल चाइल्ड सिर्फ दिल्ली वालों का लगता है, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो तो कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा नहीं लगेगा। लेकिन जो दिल्ली से 12th की है बच्ची, उसका सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा लगेगा, और बाकी सारे ब्रांच में सिंगल गर्ल चाइल्ड की कोटा की सीट भर गई थी। लेकिन 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 एमएई में और एमएई प्लस एमबीए में कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड ने एडमिशन ही नहीं लिया था, वो पूरी की पूरी वैकेंट थी। इसके अलावा मैं आपको स्पेशल स्पॉट का भी डेटा दिखा रहा हूं कि कहां कहां सीट बाकी था। तो आप देखो स्पेशल स्पॉट में सब कुछ ओपन कर दिया गया था कि बस सीट भर लेनी है जैसे तैसे करके। तो एमएई और एमबीए दोनों में लगभग 6 सीटें खाली थी, और उसके अलावा एमएई और एमएई प्लस एमबीए में यहां पर होम स्टेट के लिए भी बहुत सारी सीटें खाली थी। तो आप ये देखो एमएई प्लस एमबीए तो भरता भी नहीं है इनका जल्दी, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। स्पॉट में भी सीटें बची, स्पॉट की सारी कैटेगरी हटा के स्पेशल स्पॉट में ओपन कैटेगरी में एडमिशन कराया गया, उसके बाद भी सीटें बची हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लो रैंक पर किस तरीके से किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि लास्ट तक में सीटें खाली हो जाती हैं, बट बच्चों को पता नहीं होता है। ओके, बाकी स्कॉलरशिप भी बहुत सारा मिलता है। स्कॉलरशिप जो है उपमा मेमोरियल अवार्ड एमएई के बच्चियों को जो ओवरऑल टॉपर है, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। आप स्कॉलरशिप के लिए आप इनके पोर्टल पर जाके वहां पर भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि किस बच्चे को किस तरीके से फी वेवियर या स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी जैक दिल्ली के टाइम में स्कॉलरशिप को मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो हॉस्टल अकोमोडेशन यहां पर सिर्फ दुख की बात है कि जनरली फर्स्ट ईयर में मिलता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आपको बाहर रहना पड़ सकता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा आप अपने तरफ से वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी 350 स्टूडेंट की है, और बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल के काफी सारे रूल्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, लाइक कि कर्फ्यू लग जाता है रात को 8 बजे के बाद आपको घुसने नहीं देंगे, ठीक है। हमेशा आते जाते टाइम आपको आइडेंटिटी कार्ड लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड लेके ही जाना पड़ेगा। लेट एंट्री का प्रोटोकॉल है कि पहले से आपको बताना पड़ेगा, है ना। आपके पास लेट एंट्री अगर हो रही है तो आपके पास लगेज होना चाहिए,
इन द सिक्योरिटी रजिस्टर, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग। तो बाकी रूम मेंटेनेंस, आपको अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा और हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है यार, गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल में तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ती है सो दैट गर्ल्स कैन बी सेफर साइड। ओके, और हर पेरेंट्स चाहेगा कि भाई मेरी बिटिया इतनी दूर जाके पढ़ रही है दिल्ली में, वैसे भी माहौल आजकल ठीक नहीं है, तो घर से बाहर बच्ची सेफ रहे। बाकी काफी सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारी बच्चियों, जब मैं यहाँ के बच्चियों से बात करता हूँ तो दे आर सेइंग कि सर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ है, ठीक है फलाना ढिमका ना। हालांकि कुछ बच्चियां बोलती भी है कि सर ये थोड़ी से कॉन्स भी है इस कॉलेज के, आप जरूर मेंशन करना। तो आई हैव मेंशन ऑल द pros and cons of the college also. There are some societies, some clubs, तो everything, sports facilities भी available है, everything जो basic need आपको कॉलेज में चाहिए, ये सब कुछ apart from पढ़ाई, apart from placement, बेसिक चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कैंपस में लाइब्रेरी, बैंक, कैफेटेरिया, वाईफाई, मेडिकल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सारा कुछ अवेलेबल है। जेंडर रेशियो ऑब्वियसली सारी बच्चियां हैं। अटेंडेंस जो है 75% वैसे तो मस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे कहते हैं कि थोड़ा बहुत सर रिलायबिलिटी मिल जाती है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है उन बच्चों के लिए जो क्या करना चाह रहे हैं भाई, अपना कॉलेज टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं। ओके, और प्रोज के बारे में बात करें अगर इस कॉलेज के, तो कॉलेज इज मच सेफर फॉर गर्ल्स एंड इट्स प्रोवाइड डेफिनेटली अ गुड प्लेसमेंट, है ना, और लोकेशन इसका अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ लोग बोलेंगे गुड, मैं बोलूंगा एवरेज ना, ठीक ठाक है। हॉस्टल की कंडीशन अच्छी है। ओके, कॉन्स की बात करूं तो एनबीए ने इनके ब्रांचेस को अभी तक एग्रीगेट नहीं किया है। कैंपस एरिया पहली बात तो छोटा है ना, 70 एकड़ का ही है, जो कि थोड़ा सा छोटा आपको लगेगा, प्राइवेट वालों से तो बड़ा ही है ऑब्वियसली। और एक और बात यह है कि इनका कैंपस एरिया शेयर्ड है दूसरे एक और कॉलेज के साथ, और साथ ही साथ थोड़ा सा बच्चों का कहना है कि थोड़ा सा सराउंडिंग अनसेफ जैसा लगता है। कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के अंदर तो सब कुछ सेफ है, बाहर क्योंकि नियर देयर आर सम वाइन शॉप्स एंड पब्लिक टॉयलेट मेकिंग इट लेस सेफ, ऐसा बच्चों का मतलब एक कहना था। इट्स नॉट की मतलब जो बच्चों का हमने ओपिनियन लिया वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और लिमिटेड हॉस्टल एबिलिटी आफ्टर द सेकंड एंड थर्ड ईयर हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। सॉरी, मैंने गलती से वो बोल दिया था। देखिए, आफ्टर सेकंड एंड थर्ड ईयर हॉस्टल में अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द आल्सो अ फैक्टर, आल्सो कॉन्स, जो कि मुझे लगा कि बच्चों के साथ मेंशन करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आईजीडीटीयू। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ और जानना हो आईजीडीटीयू के बारे में, कमेंट बॉक्स में बता देना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।